एक छोटे से गांव में विनोद अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। विनोद के पास कमाई का एकमात्र जरिया उसकी अपनी गाय थी, जिसे वो हर रोज हरा हरा चारा खिलाकर बहुत अच्छी देखभाल करता था। विनोद को अपनी गाय से जितना दूध मिलता उसमें बिना एक बूंद भी मिलावट किए ईमानदारी से गांव में बेचता था। हमेशा की तरह विनोद सुबह सवेरे अपनी गाय का दूध निकालकर गांव में बेचने जाता है। कमला काकी, दूध ले लीजिए। अरे हाँ बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ला, एक पाव दूध दे दे। कमला काकी, 1 महीने से ऊपर हो गया है। अगर आप दूध का हिसाब कर देती तो अच्छा रहता। बेटा, अभी मेरे बेटे ने पैसे भेजे नहीं हैं। जैसे ही पैसे आएंगे मैं सबसे पहले तेरे दूध का हिसाब करूंगी। ठीक है काकी, परेशान मत होइए। जब पैसा हो तब दे देना। विनोद कमला काकी को 1 पाव दूध देकर दूसरे घर जाता है और इसी तरह दूध बेचकर घर आ रहा था कि तभी रास्ते में विनोद को गांव के सेठ सुखीराम मिलते हैं। और विनोद, बताओ, काम धंधा कैसा चल रहा है? सेठ जी, क्या बताऊं, बस यह समझ लीजिए, घर का गुजारा और बूढ़ी माँ की देखभाल दूध बेचकर ही बहुत मुश्किल से हो पा रही है। तो मेरे पैसे लौटाने का क्या इरादा है? 2 महीने के लिए पैसे लिए थे और 6 महीने से भी ऊपर हो गया। देखो विनोद, मुझे मेरे पैसे चाहिए। सेठ जी, मैं मानता हूँ देरी हुई है, लेकिन पिछले 2 महीने से गाय ने दूध बहुत कम दिया है, जिस वजह से घर का चूल्हा भी बहुत मुश्किल से जल पाया है। आप मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपकी पाई लौटा दूंगा। वैसे तो मैं किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम गांव के एक ईमानदार इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें समय दे सकता हूँ। लेकिन याद रहे, 1 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगले महीने मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। सेठ जी, ऊपर वाला आपका भला करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे और समय देने के लिए। विनोद सेठ सुखीराम को धन्यवाद कहकर अपने घर लौट आता है, जहाँ उसकी माँ उससे कहती हैं, अरे यह क्या बेटा, तू तो खाली हाथ आ रहा है। मैंने तुझसे कहा था कि घर लौटते समय बनिए से राशन लेते आना। माँ, मैं भूल गया। रास्ते में सेठ सुखीराम मिल गए थे, बस उन्हें देखकर कुछ याद नहीं रहा। तो क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था, अपना पैसा मांग रहे थे, लेकिन सेठ सुखीराम एक भले इंसान है। उन्होंने मुझे थोड़ा समय दे दिया है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतने समय में उनके पैसे कैसे लौटाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तू ज्यादा परेशान मत हो। गाय को खिलाने के लिए चारा लिया। विनोद एक ठंडी सांस लेता है और अपनी गाय के लिए जंगल से चारा लेने जाता है। कुछ समय बाद वो हरा हरा चारा लेकर आता है और बड़े प्यार से गाय को खिलाता है। अगली सुबह विनोद हमेशा की तरह दूध लेकर गांव में बेचने जाता है। घर घर वो दूध देता है। कुछ समय बाद दूध बेचकर आ ही रहा था कि तभी रास्ते में उसकी मुलाकात दूसरे दूध वाले पंकज से होती है। अरे पंकज भैया, बहुत समय बाद मुलाकात हुई। आजकल कहाँ गायब हो? अरे भैया कुछ नहीं, बस ऐसे ही काम में थोड़ा व्यस्त हूँ। और बताइए भैया, काम अच्छा तो चल रहा है ना? बस दाल रोटी चल रही है। और तुम बताओ? क्या बताऊं, लग रहा है कि दूध बेचकर गुजारा नहीं हो पाएगा। जहाँ से शुरू किया था अभी तक वहीं का वहीं हूँ, और सुखीराम के पैसे की परेशानी अलग से। सोच रहा हूँ कि नया काम शुरू कर लूँ, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि नया काम क्या शुरू करूँ। हाँ भाई, बस हम गरीबों की यही परेशानी है। चलो छोड़ो, बहुत समय बाद मिले हैं। भोलू राम हलवाई की जलेबी खाकर आते हैं। पंकज भाई, मेरे पास जलेबी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। घर का राशन आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। अरे कोई बात नहीं विनोद, एक बार तुमने मुझे जलेबी खिलाई थी, इस बार मैं तुम्हें जलेबी खिला देता हूँ। पंकज विनोद को अपने साथ भोलू राम हलवाई के पास ले जाता है, जहाँ कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी। पंकज अपने और विनोद के लिए थोड़ी जलेबी खरीदता है और दोनों गर्मा गर्म जलेबी का आनंद उठा रहे थे। जलेबी खाते खाते विनोद को एक उपाय सूझता है। अरे पंकज भाई, जलेबी खाते खाते तो मेरे दिमाग की बत्ती ही जल गई। मुझे समझ आ गया है कि मुझे गाँव में नया काम क्या शुरू करना चाहिए। अरे विनोद भाई, जलेबी खाते खाते ऐसा कौन सा उपाय सूझ गया कि तुम इतने उछल रहे हो? पंकज भाई, गांव के लोगों को गरम गरम कुल्हड़ के दूध के साथ कुरकुरी जलेबी मिल जाए तो उसका स्वाद ही अलग होगा। क्या आपने सुना नहीं, पास वाले गांव में राजू दूध जलेबी वाला कितना फेमस है। अगर उसी की तरह मैं भी अपने गांव में दूध जलेबी बेचूं तो नया काम भी शुरू हो जाएगा
और आमदनी भी बढ़ेगी। पता नहीं भाई इस काम से सफलता मिलेगी भी या नहीं। अगर नुकसान हो गया तो जो कुछ मिल रहा है उससे भी हाथ धो बैठेंगे, इसलिए जो मिल रहा है उसी से दाल रोटी चलाते रहो। भाई ज्यादा का लालच मुझे भी नहीं है, लेकिन सेठ जी के पैसे इसी महीने देने हैं और दूध बेचकर मुझे नहीं लगता कि मैं पैसे चुका पाऊंगा, इसीलिए नया काम करना जरूरी है। विनोद समझ चुका था कि अब उसे क्या करना है और वो जलेबी खाकर घर आ जाता है और अपनी माँ को भी विस्तार से बताता है। उसकी माँ भी उसका साथ देती है। बेटा, यह तो बहुत अच्छा विचार है। अगर गांव के लोगों को तेरी दूध जलेबी का स्वाद पसंद आ गया तो यह काम चल सकता है, लेकिन हमेशा याद रखना, ईमानदारी और मेहनत से काम करना। ईमानदारी और मेहनत में ही सफलता है बेटा। माँ, जैसे मैं हमेशा ईमानदारी से काम करता आया हूँ, वैसे ही इस काम को भी ईमानदारी और मेहनत से करूँगा। गांव के लोगों को शुद्ध और अच्छी गुणवत्ता का दूध और अच्छे तेल की कुरकुरी जलेबी दूंगा। विनोद की पूरी रात सोच विचार में निकल गई। सुबह होने के बाद वो सबसे पहले अपनी गाय का दूध निकालता है और उसे गर्म करने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देता है। फिर वो बनिए की दुकान पर जाकर जलेबी बनाने के लिए सारा सामान लेता है। सामान लेकर वो घर लौट ही रहा था कि तभी उसकी नजर कबाड़ी की दुकान पर जाती है, जहाँ एक पुरानी रेहड़ी खड़ी थी। राकेश भैया, यह रेहड़ी कितने में दी है? अरे भैया, यह तो कबाड़ में पड़ी थी, जो मुनासिब लगे वह दे देना। वैसे इस रेहड़ी का क्या करोगे? अरे भैया, मैंने नया काम शुरू किया है। आज से मैं गांव में सिर्फ दूध नहीं बल्कि गर्मा गर्म कुल्हड़ वाला दूध और कुरकुरी जलेबी बेचूंगा और इस रेहड़ी से मेरा काम चल जाएगा। विनोद राकेश से वो रेहड़ी लेकर घर आ जाता है। अगली सुबह विनोद सबसे पहले अपनी गाय का ताज़ा दूध निकालकर बड़े भगोने में उबालने के लिए चढ़ा देता है। जब दूध अच्छी तरह गर्म होकर गाढ़ा हो जाता है तो विनोद गर्म दूध का पतीले को अपनी रेहड़ी पर रखता है। फिर जलेबी का घोल, चाशनी, कढ़ाई, तेल और बाकी सारा सामान भी रेहड़ी पर सजा लेता है और ऊपर वाले का नाम लेकर रेहड़ी धकेलते हुए गांव की चौपाल पर पहुंच जाता है और सबसे पहले चूल्हा जलाकर कढ़ाई चढ़ा देता है। खुशबू सूंघकर चौपाल पर बैठे लोग एक एक करके रेहड़ी की तरफ आने लगते हैं। अरे विनोद, यह क्या? अब तुम घर घर जाकर दूध नहीं बल्कि दूध जलेबी का ठेला लगा लिया। क्या लोगों को यह पसंद आएगी? काका, एक बार खाकर देखिए। दूध और जलेबी का बहुत अच्छा मिश्रण होता है और मेरे दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं, बिल्कुल शुद्ध है। खाइए, मजा आ जाएगा। अरे विनोद, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि गांव में दूध जलेबी का ठेला लगा लिया। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो सुबह सुबह के नाश्ते के लिए इससे बढ़िया और कुछ नहीं। तो बेटा, एक कुल्हड़ दूध और 100 ग्राम जलेबी मुझे दे दो। जी काका, अभी देता हूँ। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। विनोद की जलेबी की खुशबू दूर तक फैल रही थी। साथ में गर्मा गर्म शुद्ध कुल्हड़ वाला दूध। गांव के लोगों को विनोद का दूध जलेबी वाला आइडिया बहुत पसंद आया। क्या बात है विनोद, यह गर्मा गर्म कुरकुरी जलेबी और साथ में दूध, मजा आ गया। अब तो मैं रोज यही नाश्ता क्या करूँगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजा आ गया। विनोद लगातार जलेबियां तल रहा था। दूसरी तरफ भगोने में रखा दूध भी गर्मा गर्म कुल्हड़ों में भरकर ग्राहकों को देता जा रहा था। दोपहर होने तक उसकी सारी जलेबियां बिक चुकी थी और दूध का भगोना भी खाली हो गया था। विनोद ने मुस्कुराते हुए रेहड़ी समेटी और घर लौट ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे कमला काकी मिलती है। अरे बेटा, तो क्या अब मुझे दूध नहीं मिला करेगा? तूने तो नया काम शुरू कर लिया। एक तो ही तो था गांव में जो मुझे उधार दूध देता था। विनोद मुस्कुराकर कमला काकी से कहता है। अरे नहीं नहीं काकी, किसने कहा कि आपको दूध नहीं मिलेगा? हमेशा की तरह आपको दूध मिलता रहेगा। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे। और फिर विनोद घर वापस आ जाता है। तभी विनोद की माँ उससे कहती है, क्या हुआ बेटा, लोगों को तेरी दूध जलेबी पसंद आई या नहीं? माँ, उम्मीद से भी ज्यादा कमाई हुई है। सारा दूध और सारी जलेबियाँ बिक गईं। देखा बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस इसी तरह ईमानदारी से काम करते रहना। समय के साथ साथ विनोद की रेहड़ी के सामने अच्छी खासी भीड़ लगने लगी। कोई कुल्हड़ में गर्मा गर्म दूध पी रहा था तो कोई कुरकुरी जलेबी का आनंद ले रहा था। एक दिन दूध बेचकर लौट रहा पंकज चौपाल से गुजर रहा था। उसने देखा कि विनोद की रेहड़ी के सामने काफी भीड़ लगी है। अरे इतनी भीड़, आखिर बात क्या है?
वो हैरानी से लोगों के बीच जाकर खड़ा हो गया। विनोद भाई, आपकी दूध जलेबी का तो कोई जवाब नहीं। आधा किलो जलेबी घर के लिए भी तोल देना। बस मुझे थोड़ा समय दीजिए, गर्मा गर्म जलेबी अभी तैयार करके देता हूँ। विनोद लगातार जलेबी तल रहा था और ग्राहक उसकी दूध जलेबी की बहुत तारीफ कर रहे थे और मजे से इसका आनंद भी उठा रहे थे। यह देखकर पंकज मन ही मन सोचता है, अरे क्या बात है, विनोद की तो निकल पड़ी। इसे तो इस काम में सफलता मिल रही है। गांव के लोग दूध जलेबी को इतना पसंद कर रहे हैं कि घर भी ले जा रहे हैं। मुझे तो लगा था कि गांव के लोगों को दूध जलेबी का स्वाद समझ नहीं आएगा, लेकिन इन्हें यह स्वाद कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। पंकज अपने मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी विनोद की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे आवाज लगाकर कहता है, अरे पंकज भाई, वहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? आइए और मेरी गर्मा गर्म जलेबी खाकर बताइए स्वाद कैसा है। अरे आ जाइए, पैसे नहीं लूंगा। पंकज झूठी मुस्कान के साथ विनोद की रेहड़ी पर पहुंच जाता है। विनोद बड़े प्यार से उसे गर्मा गर्म दूध और जलेबी देता है। कुछ समय बाद वहाँ सेठ सुखीराम भी आ जाते हैं। विनोद, तुम्हारी दूध जलेबी की बहुत तारीफ सुनी है। अब मुझे भी अपनी दूध जलेबी खिलाओ, मैं भी तो देखूं कि गांव के लोग तुम्हारी दूध जलेबी के इतने दीवाने क्यों हैं। सेठ जी, बस मुझे 5 मिनट दीजिए। विनोद अपने तेल की कढ़ाई में जलेबी तलने लगता है। जब जलेबी बनकर तैयार हो जाती हैं, तो गर्मा गर्म जलेबी और दूध सेठ जी को देता है। सेठ सुखीराम भी उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। वाह वाह वाह, यह तो राजू जलेबी वाले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। मजा ही आ गया। अपने गांव में इतना अच्छा स्वाद, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। लेकिन यह सब छोड़ो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। जो मैंने तुम्हें दिया था, मेरे पैसे कब दे रहे हो? सेठ जी, ऊपर वाले की कृपा से काम अच्छा चल रहा है, इसलिए आपके पैसों का बंदोबस्त हो गया है। यह लीजिए, बस ऊपर वाला ऐसे ही काम चलाता रहे तो मैं जल्द गांव में एक छोटी सी दुकान भी ले लूंगा। 1 महीने के भीतर विनोद ने अपना कर्ज भी चुका दिया और अब गांव में दुकान खोलने की बात कर रहा था। यह देखकर पंकज मन ही मन सोचता है, लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छा काम चल रहा है इसका। अरे मेरे पास भी तो मेरी गाय का दूध है, तो क्यों ना मैं भी यही काम शुरू कर दूं। हाँ, यही सही रहेगा। अब मैं भी यही काम शुरू करूंगा। बस फिर क्या था, पंकज भी मन ही मन तय कर लेता है कि वो भी गांव में दूध जलेबी बेचेगा। अगली सुबह पंकज ने भी चौपाल पर विनोद की रेहड़ी से थोड़ी ही दूरी पर अपनी नई रेहड़ी लगा दी। उसने बड़े भगोने में मलाई वाला दूध चढ़ाया और देसी घी की कढ़ाई में जलेबियां तलनी शुरू कर दी। कुछ ही देरी में देसी घी की खुशबू पूरे चौपाल पर फैल गई। अरे, लगता है पंकज ने भी दूध जलेबी का काम शुरू कर दिया है। चलो आज इसका स्वाद चक्कर देखते हैं। धीरे धीरे कई लोग पंकज की रेहड़ी पर पहुंच गए। आइए आइए, गर्मा गर्म देसी घी की कुरकुरी जलेबी और ऊपर से मलाई वाला दूध। एक बार खाएंगे तो स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। लोगों ने जैसे ही जलेबी और दूध का स्वाद चखा, सभी उसकी तारीफ करने लगे। अरे वाह, जलेबी तो सच में बहुत बढ़िया है। देसी घी में बनी है और मलाई वाला दूध, मजा आ गया। कितने पैसे हुए भैया? जो विनोद का रेट है वही मेरी दूध जलेबी का भी रेट है। तुम्हारा मलाई केसर वाला दूध, शुद्ध देसी घी की जलेबियां और पैसे उतने ही। क्या बात है, फिर तो मैं तुम्हारे यहाँ की दूध जलेबी खाया करूंगा। इसी तरह मैं विनोद के ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लूंगा, भले ही शुरुआत में थोड़ा नुकसान हो। पंकज की रेहड़ी पर अचानक बढ़ती भीड़ देखकर विनोद को थोड़ी हैरानी हुई। वो मुस्कुराते हुए पंकज की रेहड़ी के पास जाता है। अरे पंकज भाई, बहुत बहुत बधाई हो। लगता है लोगों को तुम्हारी दूध जलेबी बहुत पसंद आ रही है। हाँ भाई, अब हम दोनों मिलकर गांव वालों को बढ़िया नाश्ता खिलाएंगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? तुम कह रहे हो कि जलेबी शुद्ध देसी घी में बनी है, दूध मलाई वाला है, उसमें केसर भी डाली है, और फिर भी दाम मेरे जितने ही रखे हैं। इतना बढ़िया सामान इतनी कम कीमत पर कैसे दे रहे हो? अरे विनोद भाई, व्यापार में थोड़ा बहुत हिसाब किताब लगाना पड़ता है। तुम बस अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो। विनोद पंकज को बधाई देकर अपनी रेहड़ी पर आ जाता है। अगर सच में शुद्ध देसी घी और मलाई केसर वाला दूध दूंगा तो सिर्फ घाटे में ही जाता रहूंगा, मुझे मुनाफा नहीं होगा। लेकिन अभी लोगों को अपनी तरफ खींचना जरूरी है, बाद में कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी चालाक मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ विनोद पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, लेकिन इसी दाम में शुद्ध देसी घी और मलाई केसर वाला दूध पंकज के पास मिल रहा था। इसीलिए धीरे धीरे विनोद के ग्राहक कम होने लगे और पंकज के ग्राहक बढ़ने लगे। धीरे धीरे विनोद के लिए खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया। एक दिन की बात है,
विनोद आवाज लगाकर गांव के एक आदमी को अपने पास बुलाता है। अरे शमशेर, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता नहीं करना क्या? करना तो है, लेकिन पंकज के पास जा रहा हूँ। अरे शुद्ध देसी घी और मलाई केसर वाला दूध वह इसी दाम में दे रहा है जिस दाम में तुम साधारण तेल की जलेबियाँ और बिना मलाई केसर वाला दूध देते हो। तो भला ग्राहक तुम्हारे पास क्यों आएंगे? मेरा तेल भले ही साधारण है, लेकिन वह अच्छी गुणवत्ता का है और मेरी गाय का शुद्ध ताजा दूध है, जो मैं अपने हाथ से निकाल कर सीधा यहाँ लाकर गर्म करता हूँ। इसमें बिल्कुल भी मिलावट नहीं। सारा खर्चा निकालने के बाद जो थोड़ा मुनाफा होता है, मैं बस उतना ही गांव के लोगों से लेता हूँ। तभी पास में खड़े बूढ़े काका कहते हैं, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि पंकज हमें मिलावटी दूध और जलेबी दे रहा है? काका, मेरे कहने का मतलब वह नहीं है, लेकिन चीज अपने दाम पर ही बिकती है ना। शुद्ध देसी घी और मलाई केसर वाला दूध इस दाम में भला कहाँ मिलता है? क्या पंकज अपने घर से दे रहा है? एक गाय उसके पास है, एक गाय मेरे पास है, फिर भी उसके पास इतना दूध कहाँ से आ रहा है? विनोद की बातें सुनकर चौपाल पर खड़े लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और पंकज की ही दूध जलेबी खाते रहते हैं। बेचारा विनोद ईमानदारी और मेहनत से काम कर रहा था। उसे लगा था कि एक दिन वो गांव में दुकान खोलेगा, लेकिन अब तो खर्च भी नहीं निकल रहा था। विनोद ने जहाँ से शुरू किया था दोबारा वहीं पहुँच चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कितने सपने देखे थे, लेकिन सारे सपने टूटते नजर आ रहे हैं। सेठ सुखीराम से दोबारा पैसे लेने की नौबत आ गई। पहले वाले पैसे ही इतनी मुश्किल से चुकाए थे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। विनोद परेशान था कि अब वो क्या करे। ऐसे ही एक दिन की बात है, विनोद किसी काम से शहर जाता है। तभी उसकी नजर पंकज पर पड़ती है, जो एक किराने की दुकान पर सामान खरीद रहा था। वो दूध में मिलाने के लिए पाउडर और डालडा घी में देसी घी जैसी खुशबू लाने के लिए एक शीशी खरीदता है। यही तो चाहिए। गांव वाले खुशबू सूंघकर ही समझते हैं कि जलेबी शुद्ध देसी घी की है। ये सुनते ही विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो यह गांव वालों को धोखा दे रहा है। दूध में पाउडर मिलाकर मात्रा बढ़ाता है और डालडा में खुशबू मिलाकर उसे देसी घी बताकर बेचता है। अब मुझे समझ आ गया है कि इतना सस्ता बेचकर भी इसे मुनाफा कैसे हो रहा है। विनोद चुपचाप वहाँ से लौट आया। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो पूरे गांव को पंकज की सच्चाई कैसे बताए, ताकि कोई उसकी बात को झूठ या जलन न समझे। अगली सुबह हमेशा की तरह पंकज की रेहड़ी पर भीड़ लगी हुई थी। तभी विनोद गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मुखिया जी, मैंने पंकज को दूध में मिलाने वाला पाउडर और देसी घी की खुशबू वाली शीशी खरीदते देखा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार सबके सामने पंकज के सामान की जांच होनी चाहिए। मुखिया जी ने बात की गंभीरता को समझा और तुरंत गांव में पंचायत बुला ली। थोड़ी ही देर में चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आज पंचायत एक जरूरी मामले के लिए बुलाई गई है। विनोद का कहना है कि पंकज अपने दूध और जलेबी में मिलावट करता है, इसलिए आज सबके सामने सच्चाई आएगी। ये सुनते ही पंकज घबरा गया, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए बोला, मुखिया जी, यह सब झूठ है। विनोद मेरे बढ़ते काम से जलता है। अगर तुम सच कह रहे हो तो डरने की कोई बात नहीं। मुखिया जी के कहने पर 2-3 गांव वाले पंकज की रेहड़ी की तलाशी लेने लगे। पहले तो सब कुछ ठीक दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही रेहड़ी के नीचे रखा एक बड़ा लकड़ी का बक्सा खोला गया, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें दूध का पाउडर और डालडा घी के डिब्बे रखे थे। अरे यही खुशबू है जिसकी वजह से हमें लगता है जलेबी देसी घी में बनी है। सिर्फ ज्यादा कमाई के लिए तुम गांव के लोगों के साथ धोखा कर रहे थे। वह तुम पर भरोसा करके तुम्हारी दूध जलेबी खा रहे थे। तुम ऐसा भी कर सकते हो, हमने कभी नहीं सोचा था। अब पंकज का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शुरुआत में सच में शुद्ध सामान बेचता था, लेकिन मुनाफे के लालच में आकर मैंने दूध में पाउडर मिलाना शुरू कर दिया।